एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे इन डेप्थ में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी इस पे 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने का, ताकि हम इसे होलिस्टिक वे में कवर कर पाएँ और हमारा कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो का जन्म 427 BCE में एथेंस में हुआ था। वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है वेल टू डू, रिच या एफ्लुएंट। उनका असली नाम एरिस्टोक्लीस था, जिसका मतलब होता है द बेस्ट एंड रिनाउंड, मतलब जो सबसे अच्छा हो और प्रसिद्ध हो, यानी फेमस हो। 2 मेजर इंसिडेंट का जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था प्लेटो के लाइफ पे, वो थे पहला द पेलोपोनेशियन वॉर। ये प्लेटो के जन्म से भी कुछ साल पहले, यानी 431 BCE से 404 BCE तक चलने वाला करीब 27-28 साल लंबा वॉर था। इसे ग्रीक वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर्स ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। इसमें ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थे वो सब इन्वॉल्व थे, लेकिन जो 2 मेजर प्लेयर्स थे वो थे एथेंस और स्पार्टा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो एथेंस से थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा वरिड और कंसर्न थे एथेंस की विक्ट्री को लेके। लेकिन इतने लंबे समय तक ये वॉर चला, पर एथेंस इसमें हार गया। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी प्लेटो के लिए, और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए और वो एक तरीके से सर्च में निकल गए कि क्या ऐसे कॉजेज़ थे, क्या ऐसे रीजंस थे कि एथेंस इस वॉर में हार गया। दूसरा रीज़न था सोक्रेटिस। दूसरा जो इवेंट था वो था जब 407 BCE में, जब प्लेटो करीब 20 साल के थे, तो वो सोक्रेटिस से मिले। सोक्रेटिस उनके बहुत अच्छे दोस्त और टीचर थे। लेकिन 399 BCE में सोक्रेटिस को भी एक पॉइजन जिसका नाम हेमलॉक था, उसको दे के सोक्रेटिस का एसेसिनेशन कर दिया गया। और ये बात काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी प्लेटो के लिए। तो प्लेटो डर के एथेंस से निकल गए और काफ़ी साल वो बाहर रहे। बाहर उन्होंने काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ी, काफ़ी किताबें लिखी, और जब वो लौटे वापस एथेंस, तो उन्होंने एक एकेडमी इस्टेब्लिश की, जो कि उस समय की बहुत ही रेप्यूटेड नोन एकेडमी थी। उसमें मैथमेटिक्स, लॉजिक, पॉलिटिक्स, फ़िलॉसफी, हर चीज़ की पढ़ाई होती थी, और एक कह सकते कि वो ग्रीक वर्ल्ड का पहला ऐसा बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। तो ये 2 मेजर इंसिडेंट्स थे। अब बात करते हैं सोक्रेटिस और प्लेटो के रिलेशनशिप के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा होगा, ऑल दैट इज़ प्लेटोनिक इज़ सोक्रेटिक, यानी जो कोई भी आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स थे प्लेटो के, वो काफ़ी सिमिलर थे सोक्रेटिस से। इसके 2 रीजंस थे। पहला, सोक्रेटिस ने कभी कोई किताब खुद नहीं लिखी। वो जहाँ जाते थे लेक्चर डिलीवर करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, और उससे जो कंक्लूजन निकलता था उससे नॉलेज ट्रांसफ़र होता था। इसी मेथड को हम डायलेक्टिक्स या डायलॉग मेथड कहते हैं। और इसी के चलते वो जहाँ जाते थे, डायलॉग्स, डिस्कशंस होते थे, और उससे जो कंक्लूजन आता था उससे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो जाता था, और उनको कभी कोई किताब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी उनके थॉट्स थे, जो भी उनके बिलीव्स थे, जो भी उनके मेजर डिस्कशन हुए, उसको प्लेटो ने अपनी किताबों में लिखा। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि ये माना जाता है कि सोक्रेटिस करके कोई पर्सन थे ही नहीं। ये प्लेटो का एक इमेजिनरी कैरेक्टर था। वो अपने किताबों में जो एक मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम वो सोक्रेटिस रखते थे, जो कि एक वाइज पर्सन था, और वो लोगों से अलग अलग टॉपिक्स पे डिबेट करता था, डिस्कशन करता था, और उनके नॉलेज को कहीं ना कहीं करेक्ट करता था, उनके जो गलत बिलीव्स हैं उनको सही करता था। और प्लेटो उस कैरेक्टर के थ्रू, वो जो इमेजिनरी कैरेक्टर था जिसका नाम सोक्रेटिस था, उससे वो सोसाइटी में अच्छे अच्छे मैसेज पास करना चाहते थे। तो ये 2 बिलीव्स हैं, लेकिन ये काफ़ी डिबेटेबल है, और हम यही मान के चलेंगे कि सोक्रेटिस जो थे वो प्लेटो के टीचर थे। उन्होंने कोई किताब कभी खुद नहीं लिखी, इसलिए हम जो कुछ भी उनके बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं वो प्लेटो के थ्रू जानते हैं, और इसीलिए ये कहा गया है ऑल दैट इज़ प्लेटोनिक इज़ सोक्रेटिक। अब बात करते हैं कि कुछ और लोगों का जिनका इन्फ्लुएंस था प्लेटो पे, वो थे पाइथागोरस, हेरेक्लिटस और पेरेमेनाइड्स। ये और कुछ अदर स्कॉलर्स हैं जिनका प्लेटो के थियोरीज़ पे, राइटिंग्स में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। अब हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि प्लेटो एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्यों प्लेटो को फादर माना जाता है आइडियलिज्म या और पॉलिटिकल फिलॉसफी का। सबसे पहले जान लेते हैं आइडियलिज्म क्या होता है। आइडियलिज्म का मतलब होता है सिंपली व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए,
किसी भी चीज़ का बेस्ट वे पॉसिबल क्या है, बेस्ट वर्जन पॉसिबल क्या है, आइडियल क्या है, आदर्श क्या है। कि एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, एक देश कैसा होना चाहिए, विश्व में लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, वहाँ पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। इन सब में आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, यानी आइडियली क्या सही है। इसी को हम आइडियलिज्म कहते हैं और इसी को आदर्शवाद कहा जाता है। तो प्लेटो ने भी अपने राइटिंग में खुल के इस बात का जिक्र किया और ये पॉइंट्स बार बार उन्होंने मेंशन किया कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक आइडियल गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, एक आइडियल रूलर कैसा होना चाहिए। इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? पॉलिटिकल फिलॉसफी इज सिंपली द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लिबर्टी, जस्टिस एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ लीगल कोड बाय अथॉरिटी। मतलब कि कैसा स्टेट होना चाहिए, कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए। तो जब हम वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, जब वो हम आइडियल एस्पेक्ट अप्लाई कर देते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो हो जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसीलिए हम प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी और फादर ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं, ना कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। क्योंकि प्लेटो ने हमें थ्रू आउट अपने डिस्कशन में, अपने राइटिंग्स में यही बताया कि आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, आइडियल स्टेट कैसा होता है, कम्युनिज्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने रियलिटी पे फोकस नहीं किया है। वहीं एरिस्टोटल ने जेन्युइनली 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, तब जाके उन्होंने बताया कि एक स्टेट कैसा होता है, वहाँ सिटीजन्स कैसे होते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड फॉलो किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन्स किए 158 कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, तब जाके उन्होंने कंक्लूजन हमें दिया। तो इसीलिए हम एरिस्टोटल को रियलिस्ट मानते हैं और मानते हैं कि उन्होंने फोकस किया है व्हाट इज़ गोइंग ऑन पे, कि रियलिटी क्या है उस पर फोकस किया है। इसीलिए उन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं और सोक्रेटिस को हम फादर ऑफ एथिक्स और फादर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं प्लेटो के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लेटो की थियोरी ऑफ सोल के बारे में। प्लेटो ने ये पाइथागोरस से इंस्पायर होकर दिया था। पाइथागोरस की थियोरी का नाम था थियोरी ऑफ यूनिवर्स। उससे इंस्पायर होकर प्लेटो ने दिया थियोरी ऑफ सोल, जिसमें उन्होंने दो बातें बताई। पहला कि हमारा एक यूनिवर्स है, उसमें दो वर्ल्ड हैं, फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया, दूसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी आध्यात्मिक दुनिया। फिजिकल वर्ल्ड वो है जिसमें हम आज जी रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो है जिसमें हम अपने डेथ के बाद जाते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं, पहला बॉडी यानी शरीर और दूसरा सोल यानी आत्मा। जो बॉडी होती है वो टेम्पररी होती है, यानी वो चेंजिंग इन नेचर में होती है। जैसे एक बच्चा होता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो ओल्ड एज में जाता है, उसकी स्किन बदलती है, उसके बॉडी टाइप बदलते हैं, उसका बिहेवियर बदलता है, तो वो टेम्पररी होता है। लेकिन हमारा जो सोल होता है वो परमानेंट होता है, वो डेफिनेट होता है। जैसा वो आज है वैसा ही वो बाद में भी होगा, और वो हमारा सोल ही है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, यानी आध्यात्मिक दुनिया में जाता है आफ्टर डेथ। और प्लेटो का मानना है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से एक परफेक्ट वर्ल्ड है। वहाँ ना किसी तरीके का इनजस्टिस है, ना डिस्क्रिमिनेशन है, ना एक्सप्लॉयटेशन है, ना स्लेवरी है, ना करप्शन है। वो एक परफेक्ट वर्ल्ड है। तो जब हमारा सोल वहाँ पे जाता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है, समझता है, और जब उसका री इनकारनेशन होता है यानी पुनर्जन्म होता है तो वो काफ़ी कुछ सीख के आता है। इस हिसाब से हर किसी के सोल में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रीज़न यानी बुद्धि, विवेक, रेशनैलिटी, लॉजिक। दूसरा करेज यानी साहस, ब्रेवरी। और तीसरा होता है एपेटाइट यानी हमारी प्राकृतिक इच्छाएं या नेचुरल डिज़ायर। तो प्लेटो का ये मानना है कि जिस व्यक्ति में जो चीज़ ज़्यादा प्रपोर्शन में हो उसे उस हिसाब का जॉब या ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए। उनका मानना है कि हर सोल में ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं। हर में आपको रीज़न मिलेगा, करेज मिलेगा, एपेटाइट मिलेगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि किस में क्या, कौन से प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। अगर किसी में रीज़न ज़्यादा है तो उसे हमें गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग, रूलर, ये सारे काम देने चाहिए। जो करेजियस ज़्यादा है उसे सोल्जर बनना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जिनके अंदर नेचुरल डिज़ायर्स ज़्यादा हैं यानी जिनके अंदर एपेटाइट है, उनको प्रोड्यूस करना चाहिए।
तो सिंपली उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा रेशनल है उसे डिसीजन मेकिंग गवर्नेंस के काम में, यानी उसे फिलोसोफर किंग बनना चाहिए। जो करेजियस है उसे सोल्जर बनना चाहिए, और जिसके अंदर एपिटाइट ज़्यादा है उसे ट्रेडर, आर्टिसन और फार्मर ये बनना चाहिए। ऐसे कैटेगरीज बनाने का उनका मतलब किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर बनाना नहीं था, बल्कि उनका इंटेंशन था कि हर व्यक्ति को ये पता चले कि उसके अंदर का कोर एलिमेंट क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में प्रेजेंट है, और उसको वो रियलाइज़ करके उस हिसाब का ऑक्यूपेशन या जॉब करना चाहिए, ताकि वो उसके साथ जस्टिस कर पाए और पूरी सोसाइटी जो है वो स्मूथ वे में गवर्न हो पाए, रन कर पाए। तो ये था प्लेटो का थियोरी ऑफ सोल। प्लेटो की बाकी सारी थियोरीज हम नेक्स्ट क्लास में इन डेप्थ में कवर करेंगे। उससे पहले आप वीडियो के लास्ट में जाके बुक लिस्ट को सेव कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, उसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर लीजिए फॉर रेगुलर PDFs, MCQs। सो like us, share us, subscribe us, and do join us for future video lectures. Thank you very much.